जब हाइड्रोजन का हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हाइड्रोजन इंफ्रारेड लाइट भी इमिट करती है, हाइड्रोजन विजिबल लाइट भी इमिट करती है और हाइड्रोजन में से अल्ट्रा वायलेट लाइट भी इमिट होती है। और दूसरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करके इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि हाइड्रोजन में से ये जो अल्ट्रावायलेट विजिबल या इंफ्रारेड लाइट निकल रही है ये क्यों निकल रही है या इसके निकलने की क्या वजह है, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने जानने की कोशिश की। सबसे पहली कामयाबी जो हासिल हुई वो बाल्मर को हुई और बाल्मर ने हाइड्रोजन के विजिबल रीजन को स्टडी करके एक फार्मूला बनाया जिस फार्मूले ने हाइड्रोजन के विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो 4 वेवलेंथ इमिट हो रही थी उनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया। उसके बाद लाइमन ने स्टडी किया अल्ट्रा वायलेट लाइट के स्पेक्ट्रम को कि हाइड्रोजन में से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट इमिट होती है उसके लिए एक फार्मूला लाइमन ने बनाया जिसके अंदर पी की वैल्यू 1 रखी गई जबकि बाल्मर के अंदर पी की वैल्यू 2 रखी गई। इसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने इंफ्रारेड के अंदर स्टडी की और मुख्तलिफ फार्मूले बनाए जिसके अंदर पी की वैल्यू 3, 4, 5 रखी गई। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मसला ये था कि एम्पिरिकल फार्मूला बन गया जिस फार्मूले में बाल्मर ने पी की वैल्यू 2 रखी थी, लाइमन ने वैल्यू 1 रखी, बाकी साइंटिस्टों ने 3, 4, 5 रखा। तो वही वेवलेंथ्स मैथमेटिकली भी कैलकुलेट हो रही थी जो एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में डिस्कवर हो रही थी। अब हम इसको देखते हैं कि एटम में से लाइट इमिट होने का रीजन क्या है, या अगर एटम में से लाइट इमिट होती है तो डिफरेंट एटम में से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट इमिट क्यों होती है। अब हम इसके थ्योरेटिकल रीजन जांचने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एटम के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से एटम्स लाइट इमिट करते हैं और डिफरेंट एटम्स डिफरेंट लाइट इमिट करते हैं। मैंने आपको कल एक आखिरी बात बताई थी कि मैथमेटिक्स से होती है जब मैथमेटिकल फार्मूला किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो मैथमेटिकल फार्मूले के पास थ्योरेटिकल जवाब तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा क्लू या कोई ऐसी निशानी होती है जिसको इस्तेमाल करके हम उस चीज तक पहुंच सकते हैं। तो बाल्मर का जो फार्मूला था उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि बाल्मर के फार्मूले ने मैथमेटिकली वही वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली जो वेवलेंथ बाल्मर ने एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन के विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर फाइंड की थी। तो इस फार्मूले को अगर हम देखते हैं तो इस फार्मूले के अंदर दो टर्म्स हैं, एक 1/p² है और दूसरा 1/n²। तो आप कहेंगे इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है। ये क्लू था इस बात का कि एटम के अंदर किसी चीज के अंदर डिफरेंस है और उसी डिफरेंस की वजह से लाइट इमिट हो रही है। तो आज हम थ्योरेटिकली और टेक्निकली ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है या हाइड्रोजन में से जो लाइट इमिट होती है उस इमिट होने की वजह क्या है, या अल्ट्रावायलेट कहाँ से इमिट होती है, विजिबल कहाँ से होती है और इंफ्रारेड कहाँ से होती है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जब इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि एटम में से लाइट इमिट क्यों होती है तो जाहिर सी बात है जब हम एटम में से लाइट इमिट होने का रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें
एटम की थ्योरीज की तरफ देखना पड़ेगा कि एटम की थ्योरीज एटम के बारे में क्या कहती है। तो जब हमें एटम की थ्योरीज के बारे में पता लगेगा कि एटम की थ्योरीज क्या कहती है कि एटम किस किस्म का है, तो जब हमें एटम का पता होगा तब हम इस बात को भी इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि फिर एटम से लाइट एमिट क्यों होती है। तो साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए एटम्स की थ्योरीज की तरफ देखना शुरू कर दिया कि एटम की थ्योरीज एटम के बारे में क्या कहती है। फिर उस एटम को स्टडी करके हम पता लगाएंगे कि लाइट कहाँ से एमिट हो रही है। तो एटम्स की थ्योरीज के बारे में हम देखेंगे कि एटम की थ्योरीज क्या कहती है एटम के बारे में। तो उस वक्त बेटा जब बाल्मर लाइमन इन्होंने फार्मूले बनाए थे, उस वक्त एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज मौजूद थी। डाल्टन की मौजूद थी, थॉमसन पुडिंग मॉडल मौजूद था, और भी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद थी। लेकिन सबसे जो बेहतर थ्योरी मानी जाती थी वो रदरफोर्ड की थ्योरी मानी जाती थी। उस वक्त जो बेहतर से बेहतर थ्योरी एग्जिस्ट करती थी एटम के बारे में, वो थ्योरी जो थी वो रदरफोर्ड की थ्योरी थी, जबकि बोर की थ्योरी बाद में आई थी। लेकिन उस वक्त जो सबसे थॉमसन मॉडल था, डाल्टन मॉडल था, और भी बहुत सारे मॉडल्स थे, उन सब मॉडल में से जो बेहतर से बेहतर माना जाता था वो एटम के बारे में रदरफोर्ड का था, जो अल्फा स्कैटरिंग के हिसाब से उसने बनाया था। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड की थ्योरी क्या कहती है कि एटम कैसा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर एटम रदरफोर्ड के मुताबिक ऐसा है तो फिर उसमें से लाइट कहाँ से इमिट होती है। अब हम करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम on the basis of Rutherford's बेटा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बुनियाद पे हम अब इस बात की एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एटम में से लाइट इमिट क्यों होती है। बेटा थोड़ा ध्यान से और तवज्जो से इस बात को समझिएगा, ये हमारे एसटीपी के अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है बेटा। अब अगर हम देखते हैं तो पहले ये देखेंगे कि रदरफोर्ड की थ्योरी एटम के बारे में कहती क्या है। तो रदरफोर्ड की थ्योरी का एक्सपेरिमेंट है, जाहिर सी बात है उसकी और भी डिटेल्स हैं, लेकिन इतनी सारी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। हम सिंपली ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम कैसा है। रदरफोर्ड के मुकाबले मुझे रदरफोर्ड के मुताबिक हम देखना चाहते हैं कि एटम कैसा है। तो बेटा रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के दो हिस्से हैं। एटम खुद छोटा है ये हमें पता है, लेकिन ये एटम जो छोटा है ये इसके भी दो हिस्से हैं, और उस एटम के जो दो हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है और एक वो हिस्सा होता है जो खाली है। एटम छोटा होते हुए भी वो तकरीबन 99% खाली होता है, और उसका बिल्कुल एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हम लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटम के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और एक वो हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस के बाहर खाली है
और वो एम्प्टी स्पेस है, जिस एम्प्टी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एटम खुद छोटा है लेकिन उसका न्यूक्लियस उससे भी छोटा है। आप कह सकते हैं कि पूरे एटम का मास जो होता है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर है। पूरा एटम जो होता है उसका मास एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इस तरह से पैक किया हो, और ज्यादातर हिस्सा जो एटम का होता है वो खाली होता है। 99% कहा जाता है कि इसका हिस्सा जो होता है वो खाली होता है। तो रदरफोर्ड की थ्योरी क्या कहती है कि एटम के दो हिस्से हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एटम कंसिस्ट्स टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और एक वो हिस्सा होता है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कि फिक्स ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप एटम को इस तरह से देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। सपोज करें ये एटम का एक न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर एक खाली एरिया है, ये बन गया रदरफोर्ड का एटम। खाली एरिया जो होता है ना वो इसका एक रेडियस फिक्स था बेटा, ये जो रेडियस था और ये इसका रेडियस फिक्स था। इसकी मुझे वैल्यू याद नहीं है कि कितना इसका रेडियस फिक्स था, कि न्यूक्लियस के बाद इतना स्पेस, इतने रेडियस वाला स्पेस एक फिक्स है। उस स्पेस के बारे में हम कहेंगे कि ये एटम का हिस्सा है। ठीक है, जैसे कोई बल्ब होता है उसको ऑन करते हैं तो उसकी जहां तक रोशनी होती है हम कहते हैं कि वो उसकी रोशनी का हिस्सा है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एटम का एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के बाहर एक स्पेस कंसीडर किया जाता था और उस स्पेस का रेडियस फिक्स था कि न्यूक्लियस के बाहर इस स्पेस का रेडियस इतना होगा जो उस एटम का हिस्सा माना जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटम के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो न्यूक्लियस कहलाता है, एक न्यूक्लियस के बाहर वो खाली हिस्सा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते तरह से। इस हिस्से के अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि फिक्स ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, कि अगर आप ये कहें कि इसके अंदर फिक्स्ड ऑर्बिट थे। ठीक है, इसका रेडियस फिक्स का मकसद ये आप नहीं लीजिएगा कि ये जो है वो इसका मकसद है कि इसके ऑर्बिट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके ऑर्बिट्स फिक्स होते हैं। इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। जैसे बोहर ने ऑर्बिट्स को फिक्स किया था कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ये होगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस ये होगा, ये बोहर का कॉन्सेप्ट है। रदरफोर्ड के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन इन इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट बोहर की थ्योरी के अंदर था। रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर सिंपली ये था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद एक एम्प्टी स्पेस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं
और वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो के में कर सकते हैं, एल में कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मीन्स कहीं पे भी कर सकते। उसके अंदर कोई चीज फिक्स नहीं की गई थी, जैसे बोर के अंदर फिक्स है ना, के आगे नहीं जाए, के तक रहेगा, आगे नहीं जाएगा। इस तरह की कोई भी लिमिट नहीं दी गई थी, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकते हैं। मीन्स पूरा जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कहीं पे भी रिवॉल्व करे। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो न्यूक्लियस से दूर होगा, कम एनर्जी होगी तो न्यूक्लियस के करीब होगा। लेकिन एक बाहर की लिमिट फिक्स थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर जाएगा, इससे अगर दूर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाएगा। मीन्स बाहर की एक लिमिट थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर जाएगा तब तक वो उस न्यूक्लियस का हिस्सा रहेगा, अगर उससे दूर चला जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जैसे वो बोर की थ्योरी में भी है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट ऑर्बिट में चला जाता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। इसी तरह से बोर रदरफोर्ड की थ्योरी में भी यही था कि एटम के बाहर ये जो मखसूस एरिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इसकी एक बाहर की बाउंड्री है, उस बाउंड्री का रेडियस फिक्स था। जो मैंने ये कहा था ना ये रेडियस फिक्स है, वो रेडियस उस बाउंड्री का फिक्स था कि इस बाउंड्री से अगर बाहर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, बाकी अंदर की बाउंड्री नहीं थी। जैसे बोर की थ्योरी के अंदर अंदर की बाउंड्री भी है कि केस से नहीं जा सकते। जैसे आपने देखा है कि फुटबॉल जब खेलते हैं तो उसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए सर्कल्स बनाए गए होते हैं कि एक बाहर का सर्किल होता है, उससे भी बॉल बाहर नहीं जा सकती, और एक अंदर का जो गोलकीपर होता है उसके बाहर भी एक सर्किल होता है कि इससे आगे भी प्लेयर नहीं जा सकता, मीन्स एक लेवल के अंदर रहना है। तो इसी तरह से ये बोर की थ्योरी में था कि बाहर का भी एक जो है वो बाउंड्री फिक्स थी कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बाहर तक आ सकता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और अंदर की भी एक बाउंड्री फिक्स है कि के तक रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी में ये नहीं था, अंदर की बाउंड्री नहीं थी कि अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है। अगर उसके पास एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर पड़ेगा। लेकिन बाहर की बाउंड्री एक फिक्स थी कि बाहर की बाउंड्री यहाँ तक होगी। बाहर की बाउंड्री का रदरफोर्ड के अंदर भी कॉन्सेप्ट था कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इतना दूर जा सकता है न्यूक्लियस से, अगर उससे दूर गया तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी रदरफोर्ड की थ्योरी। तो इसको मैं ब्रीफली समराइज कर देता हूँ कि अगर रदरफोर्ड की थ्योरी को हम देखते हैं तो रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक एटम के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, एक वो हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस के बाहर खाली होता है, जिस खाली हिस्से को एम्प्टी स्पेस कहा जाता है। एटम बहुत ही छोटा है लेकिन उसका न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, और छोटा होते हुए भी एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में ही रहता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम एम्प्टी है और उसी एम्प्टी पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। कोई फिक्स ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके अंदर यह था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे रिवॉल्व कर सकता है। बाहर की बाउंड्री फिक्स थी कि इतना बाहर जा सकता है, उससे बाहर जाएगा तो फ्री हो जाएगा, लेकिन अंदर की बाउंड्री फिक्स नहीं थी। तो ये थी पिक्चर जो हमें रदरफोर्ड की थ्योरी बता रही थी कि एटम ऐसा है। अब हमने मान लिया कि रदरफोर्ड की थ्योरी सही है। ठीक है, हमने ये बात मान ली कि रदरफोर्ड की थ्योरी सही है। अब अगर एटम को ऐसा हम देखते हैं तो एटम में से लाइट कहां से एमिट होती है? अगर एटम ऐसा है, उसका एक न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो अब इसकी वजह क्या है कि एटम में से लाइट एमिट होती है। अगर एटम की पिक्चर वैसे ही हम देखना जो है वो वही देखते हैं जैसे हमने रदरफोर्ड ने हमें दिखाई कि भाई एटम ऐसा, हमने समझ लिया, हमने सोच लिया, हमने मान लिया कि रदरफोर्ड की बात सही है, एटम ऐसा ही है। ठीक है, तो फिर लाइट एमिट क्यों होती है? लाइट के एमिट होने का रीजन क्या होता है? अब आ जाए इसके अंदर, मैक्सवेल की थ्योरी आपने पढ़ी है चैप्टर 16 के अंदर,
आपने अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहां पे पढ़े होगे, या मैंने 2 बजे में पढ़ा रहा हूँ, तो जिसने क्लास अटेंड की होगी तो उसने पढ़ी होगी। पीएमसी के सिलेबस के अंदर तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने 2 बजे क्लास अटेंड की है उन्होंने पढ़ी होगी मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल की थ्योरी को हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट के बारे में जो क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है। अब मैक्सवेल की जो थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, वो थ्योरी कहती है कि जब कोई भी चार्ज एक्सीलरेट करेगी तो एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगी। ये उसकी थ्योरी की पॉइंट होती है कि जब कोई भी चार्ज एक्सीलरेट करेगी तो एक्सीलरेटेड जो चार्ज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करती है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं कि जब एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करती है तो क्या एटम के अंदर कोई चार्जेस एक्सीलरेट हो रही है या नहीं हो रही? देखिए बेटा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्किल में रिवॉल्व कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन सर्किल में रिवॉल्व करते हैं, और कोई भी चीज जो सर्किल में रिवॉल्व करती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, लेकिन उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन होती है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको याद है तो आपने पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी आप ये नहीं कहते कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन बनती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सीलरेटेड मोशन है। तो मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है? मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि जो चार्जेस एक्सीलरेट करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करती है। अब ये कैसे करती है तो आपको 16 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, जो क्लासिकल थ्योरी कहते हैं मैक्सवेल की थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी एक्सीलरेटेड चार्जेस इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इसी बात को हम ध्यान में रख के देखें एटम को, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो जो चार्ज रिवॉल्व करेगी ये इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रही है, और रोटेटिंग चार्ज जो होती है वो एक्सीलरेटेड होती है। तो अगर मैक्सवेल की थ्योरी देखते हैं तो ये बात, इसका रीजन हो सकती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में होने की वजह से एक्सीलरेटेड है, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी। और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका मकसद है कि ये चार्जेस सर्किल में मूव करती है, इसलिए ये एक्सीलरेटेड है, और इसलिए इसको एक्सीलरेटेड होने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करती है, लाइट इमिट करती है। ये एक रीजन हो सकता था कि जो बोहर ने, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं राउंड न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और मैक्सवेल कहता है कोई भी चार्ज अगर एक्सीलरेटेड होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्किल में रिवॉल्व कर सर्किल में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड माना जाएगा। तो मैक्सवेल की थ्योरी को अगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर अप्लाई करें तो ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्सीलरेटेड है, और एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेंगे। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता था। तो रीजन क्या हो सकता था, मैं इसको लिखता हूं कि इसका रीजन ये हो सकता था अकॉर्डिंग टू
मैक्सवेल्स classical theory. According to the Maxwell's classical theory, accelerated charges emit electromagnetic radiation. Therefore, revolving electrons in atom are also considered accelerated, ठीक है, चार्जेस, ठीक है। अब क्या कहोगे? अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स क्लासिकल थ्योरी, एक्सीलरेटेड चार्जेस emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहे हैं रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक, ये भी एक्सीलरेटेड है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सीलरेटेड चार्जेस है, ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेटेड है यही लाइट एमिट करते हैं और इसी की वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। ये बात हो सकती थी, ठीक है। तो आप कहोगे कि आर आल्सो कंसीडर्ड एक्सीलरेटेड चार्जेस, तो आप कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट these electrons hence we can say that these electrons emit electromagnetic wave which forms spectrum, ठीक है। ये आपके पास रीजन आ गया। अब हमने मान लिया, ठीक है, मैक्सवेल की बात, हम मैक्सवेल की तो थ्योरी सही है। मैक्सवेल ने कहा एक्सीलरेटेड चार्जेस जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करती है, और बोर की थ्योरी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं। चलिए ये हमने चीज मान ली। अब मसला पता है क्या, इसको मानने से एक और मसला आता है कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो हर एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, फिर तो हर एटम में से लाइट एमिट होनी चाहिए, फिर तो हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये तो हाइड्रोजन के अंदर हर वक्त रिवॉल्व कर रहे हैं, और हर वक्त रिवॉल्व कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में से तो हर वक्त उसमें से लाइट एमिट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और भी बहुत सारी चीजें उनके अंदर भी एटम्स हैं, के अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इस बात को सही मान ले तो फिर तो हर चीज के हर एटम में से हर टाइम पे खुद ब खुद लाइट निकलनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। फिर हाइड्रोजन को एक ट्यूब के अंदर रख के कैथोड रेज पास करवाने की क्या जरूरत है? फिर तो हाइड्रोजन को ऐसे ही रख के हम प्रिज्म के सामने रख देंगे, स्पेक्ट्रम बनता है? नहीं बनता, ऐसे तो नहीं बनता, ठीक है। अगर ये बात हम मान लेते हैं कि एक्सीलरेटेड चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो मानते हैं कि ऐसा करती है, और ये जो एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं ये भी एक्सीलरेटेड है, ये भी एक्सीलरेटेड है, तो ये भी इस तरह से लाइट एमिट करती है जिसका स्पेक्ट्रम बनता है। इसका मतलब है फिर तो हर टाइम पे इनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि हर टाइम पे ये लाइट एमिट नहीं करती। और फॉर एग्जांपल अगर ये हर टाइम पे लाइट एमिट करे तो क्या होगा? अगर ये
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए अगर ये लाइट इमिट करे तो क्या होगा? देखिए बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर लाइट इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। उसकी अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, और वो न्यूक्लियस के करीब आते आते आखिरकार इस तरह से जैसे जैसे वो रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करते हुए वो एनर्जी इमिट करेगा, उसकी अपनी एनर्जी कम होती जाएगी, वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो इसका मकसद है कि फिर एटम तो खत्म हो गया, क्योंकि एटम का दो हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन्स वाला, एक न्यूक्लियस वाला। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते, लाइट इमिट करते करते न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरेंगे तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस तो टेम्पररी होगी, फिर जो एटम की एग्जिस्टेंस जो होगी वो तो टेम्पररी होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो खाली न्यूक्लियस तो एटम नहीं बनेगा, एटम के तो दो हिस्से होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्लेनेशन एक फेल एक्सप्लेनेशन, कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए लाइट इमिट करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होने की वजह से वो न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, और न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, लाइट इमिट करते जाएंगे, अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे, आखिरकार वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे तो वो तो एटम ही खत्म हो जाएगा, फिर एटम की एक्सिस्टेंस तो टेम्पररी होगी। मीन्स हर एटम इस तरह से बने, लाइट इमिट करने के बाद खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। आपके सराउंडिंग बहुत सारे एटम से स्टेबल है, कोई भी ऐसे खत्म नहीं होता, एटम थोड़ी ना खत्म होता है, एटम की तो परमानेंट एक्सिस्टेंस होती है। ऐसे थोड़ी ना एटम खुद ब खुद इस तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते जाए, लाइट इमिट करते जाए, स्पेक्ट्रम बनाते जाए, खत्म होते जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इसका मकसद है कि रदरफोर्ड की थ्योरी की ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये एक फेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मींस रदरफोर्ड की थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इफ इलेक्ट्रॉन्स emit radiation due to revolution, then their energy decreases and they will emit and then they should emit radiation of increasing frequency and spectrum of atom must be continuous of increasing frequency, ठीक है। and also permanent, अब इसको मैं अलग लिखता हूँ बेटा, ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे कि अगर इस तरह से सपोज करें ये एटम है, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इस तरह से लाइट इमिट करेगा तो वो इस तरह से लाइट इमिट करता करता अपनी एनर्जी लूज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस तरह से आता जाएगा ये रेडिएशन इमिट करता जाएगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी,
और आखिरकार ये इस तरह से स्पाइरल शेप के अंदर, इसको हम कहते हैं स्पाइरल, स्पाइरल ऑर्बिट। इस तरह से अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करता जाएगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और आखिरकार ये अपनी एनर्जी लूज करता करता न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। स्पाइरल शेप का ऑर्बिट होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसका मकसद है कि फिर तो एटम की एग्जिस्टेंस जो होती है वो टेम्पररी होनी चाहिए, परमानेंट नहीं होनी चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि if electron emits the energy electromagnetic radiation due to circular motion around nucleus, then after losing energy it must fall into nucleus, making a spiral orbit and permanent and existence of nucleus should be temporary, not permanent। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इसका ये होना चाहिए। अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है पूरी चीज का। कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन does not emit radiation due to circular motion and also not falls in nucleus। Existence of nucleus is also permanent है, therefore we can say that Rutherford's theory failed to explain spectrum of hydrogen। बेटा स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड की थ्योरी नाकाम गई। क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर लाइट के एमिट का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता था, सर्कुलर मोशन। और अगर सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करते तो उनकी अपनी एनर्जी कम हो जाती और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल शेप के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरते, फिर एटम की एग्जिस्टेंस टेम्पररी मानी जाती क्योंकि न्यूक्लियस के सिवा तो एटम नहीं होगा। और इसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली डिसेलरेट होता हुआ ये न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो वो कंटिन्यूस लाइट एमिट करेगा और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब आएगा
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उससे ज्यादा होगी और वो एक्सीलरेट होके जब न्यूक्लियस पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से उसमें से जो लाइट एमिट होनी चाहिए वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाली होनी चाहिए और इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है कि ना ही इसका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस है और ना ही कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट एमिट होती है। मीन्स इसकी थ्योरी कहती थी कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्पाइरल शेप के अंदर न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो वो कंटिन्यूसली इस तरह से होके गिरेगा तो उसमें से लाइट भी कंटिन्यूस इमिट होनी चाहिए और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब आएगा उसकी एक्सीलरेशन बढ़ेगी तो उसमें से इमिट होती हुई लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़नी चाहिए और ये कंटिन्यूसली एक्सीलरेट होके आ रहा है इसलिए इसमें से जो लाइट इमिट होनी चाहिए वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर भी टेम्पररी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ ना ही इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट करता है ना ही उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बनता है ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एटम की एग्जिस्टेंस टेम्पररी होती है। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर की थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए एटम का, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए और एटम की जो एग्जिस्टेंस है वो टेम्पररी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी है ये इस बात में कंप्लीटली नहीं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। कल डिस्कस करेंगे।